स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं रोहित देसाई को फाउंडर ऑफ जीबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम समझते हैं अगर मैं एक मर्चेंट ट्रेडर हूं तो मैं कैसे काम करूंगा और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस या फ्लो मुझे मैनेज करनी होगी, ये इस वीडियो में हम समझते हैं। तो अगर एक मैन्युफैक्चरर होता है तो क्या होता है, सारे प्रोसेस सेम होते हैं, बस ऊपर की जो 2-3 स्टेप्स होती है वो आपको अवॉइड करना होता है, बाकी सारे स्टेप्स मेजरली सेम होते हैं। वरना मैन्युफैक्चरर्स के लिए मैं अलग वीडियो भी बना देता हूं। तो शुरू करते हैं यहाँ पे। तो पहली चीज, काफी सारी चीजें हैं जानने के लिए, तो हमने सारे स्टेप को 10 में डिवाइड किया है। तो अभी एक एक स्टेप पे हम लोग समझते हैं। जब ऑर्डर की या बिजनेस में हम लोग उतरना चाहते हैं तो पहली चीज हम क्या करते हैं कि सर बायर कैसे लाना है, वो कैसे लाना है, वो ये चीजें, हजार चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। और काफी इतना कॉम्प्लिकेट होता भी नहीं है जिंदगी जितना हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो आपको आसानी से पहले क्या करना है कि पहले एक प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आपको समझ में आ रहा है, जो प्रोडक्ट के बारे में मुझे थोड़ी बहुत समझ है या थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि हाँ इसके बारे में मुझे समझने में या कहीं पे सीखने में मुझे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, तो वो प्रोडक्ट आप चुनो। क्योंकि सबका अपना अपना यूनिकनेस है। अभी देखो, किसी का लुब्रिकेट में नॉलेज है, किसी को सब्जियों में नॉलेज है, किसी को कुछ और में नॉलेज है, किसी को कुछ भी नॉलेज नहीं है। ठीक है, कुछ भी नॉलेज नहीं है तो घूमने तो जा सकते हो ना। आप थोड़ा मार्केट घूमने जाओ और चीज़ें चुन के देखो कि हाँ ये प्रोडक्ट थोड़ा समझ में है, ये हमारे यहाँ पे उगता है। अगर जहाँ से वो बंदे से जिसने माल वहाँ पे रखा है उसको भी पूछ सकते हो कि भैया ये मटेरियल कहाँ से आता है। तो आप पूछ सकते हो कि नहीं, इसका बिजनेस मैं करना चाह रहा हूँ, तो अगर क्या है कैसा है, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन तो ले ही सकते हो। अगर आप छोटे गांव से हो या सिटी से हो, सिटी में तो कोई बात ही नहीं करता, वो तो खैर की है। मगर गांव में आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी अच्छी खासी मिल जाती है, क्योंकि हम भी गांव से आते हैं तो हमें पता है कि हाँ गांव में थोड़ी बहुत बैठ के थोड़ी बहुत समझा भी देता है कि भैया ये मत करो, इसमें ज़्यादा दिक्कत वाला है, ये करो ये फ़ायदा वाला है, ऐसे ऐसे काफ़ी सारी इनपुट्स आपको मिल जाता है। सिटी में तो ऐसे भाईचारा तो है ही नहीं, तो देख लो। मगर पहली चीज़ आपको क्या होता है कि पहले प्रोडक्ट पकड़ लिया, तो प्रोडक्ट के सामने आपको चाहिए मैन्युफैक्चरर, क्योंकि हम तो मैन्युफैक्चर करते नहीं है। या ऐसा हो सकता है कि हमने जितना क्वांटिटी हमें एक्सपोर्ट करना है, पहले ये दो चीज़ आप पहले ही जान लो कि ये क्या एयर शिपमेंट में जाएगा, क्या सी शिपमेंट में जाएगा, क्या ये मुझे एलसीएल में करना है, क्या एफसीएल में करना है। अगर एलसीएल एफसीएल अभी भी कंफ्यूजन में है, काफ़ी सारे वीडियोस डल चुके हैं, तो प्लीज़ जाके देख लो, वहाँ पे दिक्कत नहीं करना है। क्योंकि जब भी कोई भी प्रोडक्ट अगर एफसीएल जाता है तो उससे कम के नीचे का ऑर्डर मिलना ही नहीं है, तो फिर वो ध्यान में रखो। अगर वो एलसीएल और एफसीएल दोनों में जाता है तो फिर वो प्रोडक्ट आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सर वेजिटेबल्स मुझे भेजना है, एलसीएल पे भेजना है। तो एलसीएल में आपको देख लो कि कौन से वेजिटेबल्स आप भेज रहे हो, उसके चक्कर में आपकी सब्जियां खराब नहीं होना चाहिए, उसका ध्यान रखो। तो ऐसे अगर आपने एक मर्चेंट ट्रेडर हो, आपको एक्सपोर्ट करना है, तो अभी आपको क्या करोगे, आप एक मैन्युफैक्चरर से बात करोगे, जो सप्लायर है या डोमेस्टिक सप्लायर है या मर्चेंट ट्रेडर है, या मंडी से आपने माल उठाने की बात करी है, वहाँ पे किसी के साथ आपने टाई अप करके आते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या प्रोडक्ट है, क्या क्वालिटी है, क्या स्पेसिफिकेशंस है, कितने में पैक हो सकती है, और कैसे उसका सीजन रहने वाला है, और क्या प्राइजेस पे उसका ऊपर नीचे हो सकता है। पहली चीज़, काफ़ी लोगों की कॉन्वर्जेशन पहली मीटिंग में अच्छी नहीं होती है, तो काफ़ी बार ऐसे ही होगा कि यार उसने मुझे ठीक से बात नहीं किया, इससे मैं धंधा नहीं करूँगा। देखो क्या होता है ना, सबको अपना धंधा लेके बैठा है और किसी और के लिए हमारे पास कभी किसी को टाइम नहीं होता। तो आप क्या करो कि जब भी जिससे भी अगर ठीक ठाक बात नहीं कर रहे हैं ना, वो आपके लिए सही बंदा है, अगर मैं सही बोलूं, क्योंकि उसको बिजनेस से मतलब है। कल अगर आप बिजनेस लाओगे तो आपसे भी वो ठीक से ही बात करेगा। तो ऐसे ही लोग ही चाहिए होते हैं, तो कोई फालतू में बैठ के गप्पे मारने के लिए कोई लोग नहीं चाहिए हमें, हम तो दोस्त नहीं ढूंढ रहे। तो हमें बिजनेस के लिए लोग चाहिए जो बिजनेस पार्टनर्स बन सकते हैं, जो पॉइंट पे बात करें और अपना हिसाब से बात करें और काम निकलना शुरू करें। तो जब अपनी काम की बात आ जाती है, जो ज़्यादा बोलता है, अगर मान के चलो कि ज़्यादा ही चढ़ा रहा है, तो देख लो वहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, तो ये बंदा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से काफ़ी गड़बड़ निकल जाता है। तो आप देख लो कि ओवरऑल आपके गांव, आपके शहर, आप कहाँ पे रहते हो, क्योंकि जहाँ तक हमने दुनिया देखी है तो काफ़ी बार हमको इतना तो पता चल चुका है, राइट। तो अब देख लो कि किस तरीके से काम होता है और किस तरीके लोगों से आपकी उठना बैठना होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप एक सप्लायर या मैन्युफैक्चरर को आप बात करते हो। फैक्ट्री भी हो सकती है। अभी काफ़ी सारे कंपनीज ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग, कभी उन्होंने एक्सपोर्ट के बारे में सोचा भी नहीं है, वो लोकल में ही बना रहे हैं, लोकल में ही मर रहे हैं और लोकल में ही उनको मरना है। तो तब क्या होता है कि अगर आप जाके उनको बोलोगे कि भैया मुझे एक्सपोर्ट में काम करवाऊंगा और आप मुझे इतना इतना दे देना और मुझे कितने में माल दोगे ये बता दो, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसका ऑर्डर हिसाब से कर सकते हो। और हमेशा एक चेक कर लेना कि वो व्हाइट लेबलिंग के लिए मानते हैं या नहीं है। व्हाइट लेबलिंग का मतलब ना मेरे नाम पे माल बिकेगा, ना आपके नाम पे माल बिकेगा, माल बिकेगा जो बायर का नाम है।
तो उसके लिए आपको अग्रीमेंट करना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें मैं आगे वीडियोस में बताऊंगा, मगर इतना समझ के आप उस सप्लायर या उस फैक्ट्री को आप आइडेंटिफाई करते हो, तो उसके साथ उसको आपके मिलके काम करना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट, या अगर आप लंबा काम कर रहे हो, एक बार का काम नहीं है, अरे कोई इंक्वायरी आ गई अचानक से, तो मैंने वो इंक्वायरी को मैंने उसको आगे थमा दिया और वहाँ से मैंने पैसे कमीशन ले लिया। अगर वो करना है तो वो तो अपॉर्चुनिस्ट है, कभी भी किसी भी डील पे आप कर सकते हो। मगर आपको लंबा काम करना है, मान के चलो कि आपको बहुत लंबा काम करना है और आप ही के एक्सटेंशन पे काम करनी है, तो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बना लो, अग्रीमेंट बना लो। अगर अग्रीमेंट की कॉपी चाहिए होगा तो हमसे पूछ लेना, एक लीगल पूरी फ्रेमवर्क हम दे देंगे। एक मैन्युफैक्चरर और मर्चेंट ट्रेडर के बीच में क्या अग्रीमेंट होनी चाहिए, क्या पेमेंट टर्म्स होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग नेगोशिएट करके आपको प्रॉपर्ली एक अग्रीमेंट बना के दे देंगे। उसमें जैसे भी ऊपर नीचे करना है तो हमें बता दीजिए, तो उसके ऊपर नीचे हम लोग करके आपको फाइनल डॉक्यूमेंट हम दे देंगे। तो इसमें क्या होता है कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा, कैसे उसके साथ मुझे डील करना है ये आपको पता चल गया। जैसे ये सारी चीज़ें यहाँ पे फाइनलाइज हो जाती है, तो उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, जो बायर के कंफर्मेशन। क्योंकि अभी बायर भी तो चाहिए। अभी मैंने पक्की कर ली मेरे मैन्युफैक्चरर के साथ, वहाँ पे मेरी बहुत अच्छी बात हो गई, वहाँ से मुझे माल मिलने वाला है और ये प्राइस पे मुझे मिलेगा, मुझे आगे माल बेचना है। अभी किसी को तो बेचना है क्योंकि बायर भी तो चाहिए। तब आप क्या करोगे, जब बायर से आपको बातचीत हो जाती है, जो प्रोडक्ट आप कन्विंस करोगे कि मेरे पास ऐसा मैन्युफैक्चर है जो मैं मर्चेंट ट्रेडर हूँ, या आप खुद ही उसको, ये हो सकता है कि काफ़ी बार मर्चेंट ट्रेडर के नाम पे लोग ना बोलते हैं यार ये बिचौलिए लोग हैं, मतलब मिडल मैन है या ब्रोकर है, कमीशन एजेंट है। काफ़ी बार हम भी ये चीज़ें सुनते हैं, तो यार जेबी एक्सपर्ट्स कमीशन लेता है बीच में, राइट। देखो हक का तो ले रहे हैं, ऐसे कोई चैरिटी का तो चोरी तो नहीं कर रहे हैं, मगर जो भी है लोगों को लगता है कि यार मिडिल मैन ना ज़्यादा कमीशन ले लेते हैं, इनके चक्करों में ना हमारा लॉस हो सकता है। मगर होता है हमारा बहुत कम कमीशन है, मगर फिर भी अभी स्टीरियोटाइप दुनिया है, एक बार सोच लिया तो सोच लिया, अभी क्या कर सकते, किसी का सोच थोड़ी ना बदल सकते हैं। तो क्या होगा कि अभी उनको काफ़ी बार ऐसा लगता है कि यार ये तो बीच वाले लोग हैं, ये तो कमीशन खाएंगे। तो उस चक्कर में क्या होता है कि हम लोग अग्रीमेंट इस हिसाब से करते हैं कि हम लोग डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्टली जब आप मैन्युफैक्चरर को रिप्रेजेंट करते हो, तो अग्रीमेंट मेरा बायर के साथ यही है, क्योंकि उसको तो कभी एक्सपोर्ट करना नहीं था, हमने उसको रास्ता दिखाया, अभी उसको ऑर्डर भी हम ही लेके आएंगे और लंबा टाइम के लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे। तो हमें अगर उसके साथ अगर ईमानदार बंदा है तो उसके साथ हम लोग आगे काम भी कर सकते हैं, तो ये दिक्कत नहीं आएगी। तब आप बायर को क्या बोल सकते हो कि आप खुद ही मैन्युफैक्चर हो। अगर उसको फैक्ट्री विजिट करानी है, आप फैक्ट्री में ही बैठ के काम करो, क्योंकि आपको कोई ऑफिस रजिस्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती तब, क्योंकि आपके फैक्ट्री रिप्रेजेंट कर रहे हो, खर्चा कम होगा, फैक्ट्री में बैठ के काम का सीख सकते हो, वो भी आपके लिए बेहतर है। और उसके साथ ही साथ आप बायर को भी डायरेक्टली विजिट करा सकते हो, उसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं रहेगी, रेपुटेशन एक बार बन जाता है। तो अगर ऐसे वाली अगर मैन्युफैक्चर सपोर्ट आपको मिल जाता है ना, तो इससे अच्छी कोई चीज़ और नहीं है। तो वही चीज़ आप बायर को क्या करोगे, कंफर्म करोगे, वहाँ से एडवांस लोगे, एक परफॉर्मा इनवॉइस भेजोगे जिसमें सारी प्रोडक्ट की डिटेल्स लिखी हुई है, और ये बताओगे कि क्या क्वांटिटी आपको खरीदना है, कितने क्वांटिटी एचएस कोड है, क्या डिस्क्रिप्शन है, कैसे आप पैक करके भेजोगे, सारी डिटेल्स उसको। परफॉर्मा इनवॉइस और इनवॉइस में इतना ही फर्क है, परफॉर्मा में हमने लिखते हैं परफॉर्मा, उसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। इनवॉइस एग्जैक्ट रेप्लिका होती है। अगर उसने पैसे भेज दिए, एडवांस पेमेंट उसने कर दिया, तो उसी को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं टू इनवॉइस, जो एस्टिमेशन बोलते हैं या परफॉर्मा इनवॉइस बोलते हैं। एक कॉपी होती है, फाइनल ड्राफ्ट कॉपी। तो ये जैसे ही पेमेंट आ गया तो हमने आगे भेज देते हैं। अगर एडवांस पेमेंट की बात हुई है तो, अगर एडवांस पेमेंट मिलना ही नहीं है तो फिर परफॉर्मा इनवॉइस भेजो या इनवॉइस भेजो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे ही एक बार मर्चेंट ट्रेडर से बायर फाइनलाइज हो जाता है, तो फिर हमने उसको परफॉर्मा इनवॉइस भेज दिया, तो वो हमें भेजेगा परचेज इनवॉइस, जो परचेज ऑर्डर होती है। नॉर्मली इनवॉइस नहीं होता है, परचेज ऑर्डर होता है। जब परचेज ऑर्डर हमें आ जाता है तो उसमें वही चीज़ें लिखी होनी चाहिए जैसे हमने लिखा था। अगर उसमें थोड़ी भी फर्क है, मान के चलो कि 13 के जगह उसने 14 kgs लिखा हुआ है, तो वहीं पे उसको करेक्शन करवाओ, क्योंकि उसको कोई भी पीओ आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो अगर उसमें भी थोड़ी पॉइंट में भी फर्क आ रहा है। तो प्लीज़ कोई भी क्लॉज नहीं डलनी चाहिए, कोई एक्स्ट्रा टर्म्स एंड कंडीशन नहीं डलना चाहिए जिसपे आपने हामी ना भरी हो। अगर आपने हामी भरी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हामी नहीं भरी है तो छोटी छोटी बारीकियां भी आपको फर्क होना चाहिए। तो उतना ध्यान रखो, सो दैट आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाए। फिर उसके बाद एक एडवांस पेमेंट रिसिप्ट आप भेज दोगे। जैसे पेमेंट आ गया, तो अगर आपका एडवांस पेमेंट आ जाता है तो उसको एक ईमेल करके भेज देना। पेमेंट रिसिप्ट आज के टाइम पे कुछ नहीं होता, कि ऐसा नहीं होता कि आप होटल में जाके पेमेंट कर दिया, उसका रिसिप्ट आपको हाथ में थमा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप इसमें क्या करोगे कि पेमेंट जो भी ट्रांजैक्शन आ गई या अमाउंट आपको क्रेडिट हो चुका है,
उसके रिगार्डिंग आप ईमेल लिख दोगे कि भैया देखो हमारी परफॉर्मा इनवॉइस ये था, इसके अकॉर्डिंगली ये पेमेंट एडवांस पेमेंट में आना चाहिए था, ये एडवांस पेमेंट आ चुका है और ये उसका कंफर्मेशन है, हम आपको भेज रहे हैं, बस इतना ही। तो इतना भेज दो, ये हो गया आपका ऑर्डर कंफर्मेशन यहाँ पे। तो इसके बाद आता है शिपमेंट। अभी पैसे तो ले लिए, अभी माल भी तो रेडी करना है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि भूत बन जाते हैं एक्सपोर्टर्स, मैंने काफ़ी लोगों को झेला हुआ है। क्या होता है कि पैसे आ गए, गायब, कौन से पीपल के पेट चढ़ जाते हैं लोगों को पता ही नहीं चलता। तो क्या होता है ना, काफ़ी बार ऐसे एक्सपोर्टर्स की वजह से एक बंदा करता है गलत, फिर उसके नाम पे ना पूरी हमारी एक्सपोर्टर की दुनिया में ना बड़ी बेइज्जती होती है। क्योंकि मुझे आज के टाइम पे मैं डील जो क्लोज करता हूं उसमें मुझे 4 कॉल एक्स्ट्रा लेने पड़ते जस्ट टू कन्विंस यार हम ईमानदार है, वरना डील तो क्लोज होती है, 4 कॉल पहले खत्म हो जाता है तो मुझे भी टाइम मिल जाती है दूसरे ऑर्डर्स क्लोज करने में। नहीं, उसी ऑर्डर के लिए आपको 4 एक्स्ट्रा कॉल करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कन्विंस करनी पड़ेगी, आपको सर पीटना पड़ेगा, बायर को समझाना पड़ेगा कि भैया हम चोर नहीं है, हम चोरी करके नहीं लेके जा रहे आपके पैसे। अब हमारी भी दिक्कत तो समझो, क्योंकि हमें भी पैसे डालने होते हैं। और आज के टाइम पे तो यूएस वालों को तो ज्यादा बोलना पड़ रहा है कि भाई ट्रंप भाई आ गए, अभी आपने इतना बजा दिया हमारी, तो अब ठीक तो करो। तो इन चक्करों में क्या होता है कि एक बंदे की गलती की वजह से सबकी बेइज्जती हो जाती है। तो ये काफी कुछ मार्केट में है, लोग अभी सब तरीके से मिलने वाले तो है ही। तो अब क्या होता है कि हमें भी दिक्कत होता है पेमेंट्स में वगैरह में। तो क्या होता है कि उनको काफी किसी ने धोखा दिया होगा, अभी हमारे नाम पे बिल फटने वाला है, तो थोड़ी बहुत आप हाथ पैर मार के ऑर्डर निकाल लेते हो। निकालने के बाद कैसे भी आपको पेमेंट आ गया है तो प्लीज काम करना शुरू करो उसी दिन से। जब आपका पेमेंट आ गया, आप बायर को डायरेक्टली, सप्लायर को जो कंफर्मेशन दोगे कि भैया एक्सपोर्ट ऑर्डर की कंफर्मेशन आ जाएगी, इंटरनल जो कम्युनिकेशन करनी है सप्लायर से या मैन्युफैक्चरर से उसको बता देना कि मुझे इस तरीके से चाहिए, ये प्रोडक्ट चाहिए, इतने में पैकेजिंग होनी चाहिए, इतने में प्रोसेसिंग होनी चाहिए और इतना दिन ही है मेरे पास सप्लाई करने के लिए, 4 दिन कम बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब अग्रीमेंट अगर उनके साथ अगर शेयर नहीं कर तो उनको बोल देना कि भैया 4 दिन पहले ही मुझे माल रेडी होना चाहिए, ऐसा ना हो कि ऑर्डर के डेट निकल जाए, ड्यू डेट निकल जाए, उसके बाद हम सप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा कभी मत करना, जो भी है उसी दिन आपको काम करके निकलना है। फिर उसके बाद आता है प्रोक्योरमेंट प्लानिंग। अगर जो सप्लायर की अगर कुछ सप्लायर के एंड से थोड़ी बहुत प्रोडक्शन शुरू करना है या कुछ और चीज़ें चाहिए होगा या उसके रॉ मटेरियल्स अगर मिल नहीं रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मली मैन्युफैक्चर जानता है, वो अपना काम वो कर लेगा। देखो क्या होता है ना, जब मर्चेंट है तो सारा कंट्रोल आपके पास नहीं होता है। आप मैन्युफैक्चर के ऊपर चढ़ नहीं सकते। आप मैन्युफैक्चर को बोल सकते हो कि भैया देख लो, मगर उसके सर के बल चढ़ के आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या होता है ना कि काफ़ी बार अगर नए हो तो मैन्युफैक्चर के साथ मिल के काम करने में फ़ायदा है, उसके अगेंस्ट जाके कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। वो छुपा छुपी में करता है ना, तो फिर वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो थोड़ी बहुत अगर ट्रांसपेरेंसी है तो फिर बहुत अच्छी बात है। फिर वहाँ पे आता है क्वालिटी इंस्पेक्शन। अगर आपने मटेरियल वगैरह बना दिया जैसे प्लान था उसके हिसाब से, सारा सप्लायर ने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया और प्रोडक्शन मटेरियल रेडी है। अभी उसके बाद आता है क्वालिटी चेक्स या इंस्पेक्शन रिपोर्ट। अगर पहले बायर ने बोला था कि यार थर्ड पार्टी का इंस्पेक्शन मुझे चाहिए, तो भले ही वो किसी थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूट हो, एसजीएस हो या कोई और एंटिटी हो, जो हम लोग आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे, मगर वहाँ पे कोई भी एंटिटी को आप रिक्वेस्ट बोल के उनके यहाँ से आप प्रोडक्ट इंस्पेक्शन करा के उसकी रिपोर्ट आप उसको भेज सकते हो। अगर वो सेटिस्फाइड है तो फिर आगे प्रोसेस होगी, अगर वो डिससेटिस्फाइड है तो फिर क्या दिक्कत आ रही है वो देख लो, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर लेना। फिर आता है शिपमेंट, जो मैंने पहले भी बोला था कि क्या क्या चीज़ें करनी है, कब फ्राइट फॉरवर्डर से बात करना है, कब सीएचए से बात करनी है, दोनों में क्या फ़र्क होता है, दोनों क्या करते हैं, इसके बारे में पूरी वीडियो डली है, इसी चैनल पे जाके एक बार देख लेना अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। ओके, तो शिपमेंट बुकिंग पे होता है कि यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट करोगे, जो भी इंस्ट्रक्शन देनी है, भैया मेरी कंटेनर कौन सी चाहिए, मेरी मटेरियल कितना है, कितना वजन है, कितना उसका वॉल्यूमेट्रिक साइज है, कितना उसका डायमेंशंस है, सारी डिटेल सीएचए या फ्राइट फॉरवर्डर के पास पहुंच जाना चाहिए जब तक उसने कंटेनर नहीं निकाला है। अगर आप ये देख लो कि यार सेल्फ स्टफिंग है, फैक्ट्री स्टफिंग है या सीएफएस को भेज रहे हो, तो ये चीज़ें पहले ही समझ लेना कि क्या कर रहे हो या आपका ऑपरेशन कैसे होने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको बोल दोगे यार मैंने सीएचए बाद में भी बोल सकते हैं या फ्राइट फॉरवर्डर बाद में भी बोल सकते हैं, यार मैंने सोचा आप भेज रहे हो, मुझे भेजना था क्या। तो तब क्या होता है, फालतू में 2-3 दिन का डिले हो जाती है। तो मिसकम्युनिकेशन कहीं पे भी नहीं रखना चाहिए, जो भी है प्रॉपरली फोन पे बोल दो। फिर अगर हो सकती है, अगर आपका फोन चिल्ला के नहीं बोलता योर कॉल इज नाउ बीन रिकॉर्डेड, तो फिर कॉल रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। या आप ये कर सकते हो कि आप डायरेक्टली उसको ईमेल करो, जो भी हमने बात किया हुआ है ये चीज़ें दोबारा आपको मैंने ईमेल पे भी कंफर्म किया है, और साथ ही साथ प्लीज़ इसको एक्नॉलेज करो और समझ लो सारी चीज़ें। तो एक बार वो हो गया तो फिर आपको
सारी एक्सपोर्टर से, मतलब एज मर्चेंट ट्रेडर आप ये सारी चीज़ें आप फ्राइट फॉरवर्डर को हैंड ओवर करोगे। तो वहाँ पे क्या होगा, बुकिंग कंफर्मेशन हो जाएगी, तो शिपिंग लाइन या एयरलाइन से तो चीज़ें आपको पहुंच जाएगा, जो कंटेनर पहुंचना है या आपको मटेरियल पहुंचानी है जो भी है वो पहुंच जाएगा। फिर स्टफिंग प्लानिंग होगी कि कंटेनर में जाएगा तो कैसे जाएगा, तो इसके बारे में मैंने दूसरी वीडियो बनाई हुई है स्टफिंग के बारे में, लोडिंग प्लानिंग कैसे होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो वो चीज़ें आप प्रॉपरली कर लेना। तो प्रॉपरली अगर आपका कंटेनर स्टफिंग हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपका कंटेनर यहां से निकल सकता है। तो निकलने के बाद यहां पे क्या होगा, प्री शिपमेंट की जो डॉक्यूमेंटेशन लगती है, फॉर एग्जाम्पल कमर्शियल इनवॉइस है जो आप लगाओगे। अगर आपके डायरेक्टली मैन्युफैक्चर का टाइप है, मैन्युफैक्चर ही मर्चेंट एक्सपोर्टर है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसके नाम से बनवा दो या उसके नाम पे इनवॉइस बन जाएगी। अगर नहीं, उससे आप खरीद के आप भेज रहे हो तो फिर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर बन जाओगे, तो आपके कंपनी के नाम पे इसका इनवॉइस बनना चाहिए। फिर इसके बाद पैकेजिंग लिस्ट बनेगी, जो कितनी आइटम है, कितने बॉक्सेस में कितना है, क्या वजन है उसकी, ओवरऑल ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। डिलीवरी चलन ये नॉर्मली लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन टू सप्लायर के लिए होता है, वो बाकी एक्सपोर्ट में काम नहीं आएगा। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट, LRO GRO जो भी है, ये नॉर्मली ट्रांसपोर्टर से ही आपको मिलेगा, रोड से या रेल से, वरना इसका कोई ज़रूरत आपको सी या एयरलाइंस में तो नहीं मिलेगी। फिर यहाँ पे आती है LUT का, अगर यहाँ पे कोई ड्यूटी एग्जेम्पशन आप ले रहे हो या GST एग्जेम्प्टेड ले रहे हो तो LUT या बॉन्ड के अंदर आप ले सकते हो। इसके बारे में हम लोग सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे, अगर हो सकता है तब तक, ज़्यादा देर ना हो जाए क्योंकि सारे वीडियो शेड्यूल नहीं होता है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप जाके ना अपने CA से बोल सकते हो कि भैया मुझे LUT भी निकाल के दे दो, सो दैट कल जाके अगर मुझे LUT के अंदर मुझे एग्जेम्पशन लेनी है तो मैं पहले ही ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूरी प्रोसीजर समझाया जा सकता है। फिर इसके बाद आता है पोर्ट क्लियरेंसेस, कस्टम या पोर्ट क्लियरेंसेस। कस्टम्स या पोर्ट क्लियरेंसेस में काफ़ी बार क्या होता है ना कि जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ साथ ही साथ बाकी कुछ भी चलता रहता है, तो थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आ सकती है, सो प्लीज़ डोंट माइंड। तो यहाँ पे कस्टम्स या पोर्ट क्लियरेंसेस में क्या होता है कि जब हमने CHA से बात कर दिया, फ्राइट फॉरवर्डर से बात कर दिया और हमने सारी मेटेरियल्स उनको हैंड ओवर कर दिया, तो उसके नेक्स्ट प्रोसीजर्स क्या होता है, आपके पास आइस गेट का लाइसेंस मतलब या लॉगिन क्रेडेंशियल्स होना चाहिए। वो एक बार का प्रोसेस होता है, एक बार कर दो तो आपका आइस गेट एक्टिवेट हो जाता है। उसमें आपका अपना CHA को रजिस्टर कर दो, सो दैट वो लोग आपके लिए ये काम करके देंगे। जो भी शिपिंग बिल फाइल करना होता है ये ऑनलाइन होती है, आइस गेट में हो जाता है। अभी देखो क्या होता है ना, सर ये CHA से क्यों करानी है, मैं खुद ही करा देता हूँ, मैं पैसे बच जाएंगे। क्या होता है ना, कुछ चीज़ें वहाँ पे मेंशन करना होता है, अगर थोड़ी आपने ऊपर नीचे कर दिया आपको शायद बेनिफिट ना मिले या चीज़ें ना मिले। तो एक पूरी प्रोसीजर प्रॉपरली अगर आप ढंग से मैनेज कर लेते हो या प्रोफेशनल से आप मैनेज करने देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनका दिन भर का अगर 200 के ऊपर वो फाइलिंग कर रहे हैं तो फिर उनको तो ज़्यादा पता है आपसे। अभी करने के लिए आप भी कर सकते हो, कोई 2-3 यूट्यूब वीडियो निकाल दिया किसी ने, कोई CHA तो बैठे रहते हैं, कोई वीडियो बना के डाल दिया होगा तो वो देख के आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर काफ़ी बार क्या होता है कि चीज़ें अपडेट होती है, कुछ चीज़ें चेंज होती है, कुछ चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होता है। तो काफ़ी जगह अगर आपको करना नहीं आया, तो अगर प्रोफेशनल्स को आपने नहीं दिया, तो काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि आप बहुत गलती से कुछ भी एंटर हो गया तो फिर उसकी टाइपो एरर हो सकता है, बाकी सारी चीज़ें हैं, तो इसमें दिक्कत आ सकती है। जहाँ तक मेरी बात मानोगे तो प्रोफेशनल्स को दे दो, भले 100 रुपये ज़्यादा चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपका शिपमेंट ठीक ढंग से निकल जाएगा। हाँ, अगर उनको देने के बाद अगर गड़बड़ी होती है तो फिर उनको पकड़ो, वरना तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। जहाँ तक मैंने देखा है फ्राइट फॉरवर्डर्स बहुत अच्छे तरीके से पूरा काम कर लेते हैं, ज़्यादातर प्रोफेशनल्स लोग तो कर ही लेते हैं, तो ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद आता है एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन। जब भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसका एक डिक्लेरेशन फॉर्मेट होता है, वो आपका फ्राइट फॉरवर्डर आपको दे देगा, तो वो आप साइन करके उसको दे दो, सो दैट डिटेल्स वहाँ पे क्लियर आउट हो जाए। तो इसके बाद आता है इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। अगर कोई कंप्लायंसेस है इंपोर्टर कंट्री का, अगर कोई इंपोर्टर कंट्री चाहता ही है कि हर शिपमेंट से पहले मेरी इस एजेंसी के अंडर आपको ये सर्टिफिकेशन करना ही करना है, तो फिर उसकी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट करवा के फिर उसी एजेंसी से आपको कराना है। कि ऐसा नहीं कि मुझे ये सस्ता पड़ रहा है तो इस एजेंसी में मैंने करा दिया। आपको देखना होगा कि कौन सी उनको इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है, या वो लोग किसको अथॉरिटी दे रहे हैं, क्या एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल को दे रहे हैं या किसी और एजेंसी को दे रहे हैं, ये पहले देख लो। क्योंकि वो लोग नॉर्मली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एजेंसी के अंदर ही टाई अप होते हैं, बट स्टिल आप एक बार देख लेना, पूछ लेना, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो। यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एक नेक्स्ट चीज आती है, जो नॉर्मली आपको चेंबर ऑफ कॉमर्स में मिल जाएगा
या डीजीएफटी के थ्रू हो जाएगा, या आपको दूसरे trade.gov में भी मिल जाएगा। तो ऐसे आपको देखना है कि कौन सी हमारे लिए है। अगर आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर या प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर अगर आप कर रहे हो तो उसका बेनिफिट के लिए अलग से सर्टिफिकेशन मिलती है, तो वो चीज़ें यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे। तो एजेंसीज यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए हो, यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के लिए हो, ये नॉर्मली आपके फ्राइट फॉरवर्डर्स मैनेज कर लेते हैं। आपको अगर हाँ सर मुझे करना है तो कर भी सकते हो, मैं मना नहीं करता हूँ कि काफ़ी कुछ चीज़ें आप खुद भी मैनेज कर सकते हो, मगर आपके फ्राइट फॉरवर्डर्स काफ़ी एफिशिएंट होते हैं इन चीज़ों में। तो जो भी फिलअप करना है फटाफट करके वो लोग आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगवा देते हैं या करवा देते हैं, तो फिर इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। अगर आप मान के चलो कि पैथो सैनिटरी सर्टिफिकेट है, हेल्थ सर्टिफिकेट है, ये यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मली पैथो या हेल्थ जो होता है वो लाइव एनिमल्स के लिए आता है या एनिमल प्रोडक्ट के लिए आता है। जो पैथो होता है ये नॉर्मली एग्री बेस्ड के लिए होता है। कभी भी चीज़ें देख लेना कि ऐसे कोई भी सर्टिफिकेशन एक्स्ट्रा ना कराओ जो आपकी इंडस्ट्री के लिए रिकमेंडेड नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। जहाँ पे ये सारे प्रोसेस खत्म हो गए, आइस गेट का हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंटेशंस और सारे आपने फ्राइट फॉर्ड से मैनेज कर लिया, तो आपका एक एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटी का जो भी डॉक्यूमेंटेशंस होता है वो आपका क्लियर आउट हो जाएगा। इसके बाद आता है लोडिंग। जो यहाँ पे एक बार आपने कार्गोज लोडिंग के लिए दे दिया, शिपिंग लाइन को आपने दे दिया, तो उसका रिसिप्ट मिल जाएगा, बिल ऑफ लीडिंग मिल जाएगा, जो फाइनल डॉक्यूमेंट होगा कि मैंने कंटेनर भेजवा दिया है। अगर उसकी कब्जा उसको चाहिए होगा, कब्जा मतलब उसका पोजीशन चाहिए, उसका वो कंटेनर उसको हैंड ओवर करना है, तो उसके पास बिल ऑफ लीडिंग का ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए, तभी उसको कंटेनर मिलेगी। तो ये सिर्फ सी में एप्लीकेबल होता है। अगर एयरवे बिल में ऐसा कुछ नहीं होता है, मटेरियल वो छुड़वा भी सकता है, तो काफ़ी कंडीशंस उसमें भी है, मगर आपको एक बार देख लेना है कि कौन से एयरलाइन से भेज रहे हो और क्या कंडीशन के हिसाब से उस मटेरियल को निकालने के लिए आप बोल रहे हो। तो यहाँ पे पूरी आप डिसाइड करो कि किस रूट से जाएगा, फिर अकॉर्डिंगली आप प्लान करके इसको मूवमेंट कराओगे। तो इसमें भी आपका कोई रोल नहीं है, आप खुद कुछ नहीं करोगे, सारा सब कुछ आपका फ्राइट फॉरवर्डर करेगा। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंटेशन, जो आपकी बैंकिंग के लिए चाहिए होगा या बायर के लिए चाहिए होगा। कमर्शियल इनवॉइस है, एक कोरियर आपको भेजना है बीएल के साथ, तो उसमें कमर्शियल इनवॉइस है, पैकेजिंग लिस्ट है, बिल ऑफ लीडिंग है जो, या एयरवे बिल है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, हेल्थ सर्टिफिकेट या पैथो सैनिटरी सर्टिफिकेट्स है, इंश्योरेंस की कॉपी है। फिर यहाँ पे अगर एक्सपोर्ट प्रमोशन की जो कॉपी लगती है, फिर वो सारी चीज़ें एज अ फाइनल कॉपी आपको रेडी करके जो भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है ये सारी चीज़ें यहाँ पे इकट्ठा करके आप उसको कोरियर कर दोगे। अगर ये पेमेंट टर्म अगर आपका एडवांस में आ चुका है, नहीं ये एलसी के अंडर है, तो फिर आपको बैंक को सारे डॉक्यूमेंट्स देनी पड़ेगी, या ये सारी चीज़ें लेके जाके आपको बैंक को देना पड़ेगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट है या डॉक्यूमेंटेशन अगेंस्ट एक्सेप्टेंस है, तो जो भी चीज़ें हैं तो आपको प्रॉपरली ये रूटिंग देखना पड़ेगा कि ये वाया बैंक जाएगा या डायरेक्टली वाया कोरियर। तो ये डिसाइड करो, ये डिसाइड आप तब करोगे जब आपका पेमेंट टर्म क्लियर है, तब ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आप पुश आउट कर सकते हो। तो इसके बाद आता है बैंक नेगोशिएशन, जहाँ पे आप ये बोलोगे, उनको बता दोगे कि भैया देखो मेरा पेमेंट आना चाहिए था, इतना पेमेंट आ चुका है, क्योंकि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, आपने पेमेंट तो क्लियर हो गया। अगर वो एलसी के अंदर है तो बैंक दे देगा, अगर थोड़ा डिले है, थोड़ा एडवांस में है, तो वो सारी चीज़ें आप जैसे भी आपका पेमेंट टर्म है, जब भी पैसे आ गए तो फिर आप बैंक को जाओगे, उनको बोलोगे ईबीआरसी निकालने के लिए, बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, जो आज के टाइम पे ईबीआरसी माना जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक है, तो बैंक आपको डायरेक्टली ईबीआरसी निकाल के दे देगा। अगर कुछ बैंक है यहाँ पे जो मार्केट में कि वो लोग ऑनलाइन में ही डैशबोर्ड है, जहाँ पे अगर पेमेंट आपका दिख रहा है उसको मैच करिए, उसको सबमिट कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आप ईबीआरसी निकाल सकते हो अपनी ही सिस्टम से, आपको बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है। और नॉर्मली आज के टाइम पे बैंक ईबीआरसी फ्री में देते हैं। कुछ बैंक है आज भी बाबा जमाने वाले जो आज भी सबके लिए पैसे मांगते हैं, तो देख लेना आपको जो भी ठीक लगे। तो एक बार आपका इनवर्ट रेमिटेंस आ गया, तो आपके पैसे जब डॉलर्स में आते हैं उसको इनवर्ट रेमिटेंस बोलते हैं। जैसे फॉरेन इनवर्ट रेमिटेंस आ जाता है तो उसके लिए उसका सर्टिफिकेट एक निकलता है जो सेटलमेंट हो चुका है। इसका मतलब ये कि आपका एडवांस और आपका फुल पेमेंट दोनों मैच करते हैं और बोल देते हैं कि भैया पूरी एक इनवॉइस का जितना भी हमने एक्सपोर्ट किया था या जितना वैल्यू पे हमने एक्सपोर्ट किया था वो सारी चीज़ें मेरी यहाँ पे क्लियर आउट हो चुकी है। तो ये हो गया फाइनल आपका प्रोसीजर। जब ईबीआरसी हो जाता है तो आरबीआई रिलैक्स हो जाता है। आरबीआई बोलेगा भैया ये तो ठीक ठाक इन्होंने काम किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मगर यहाँ पे काफ़ी बार ये भी हो सकता है कि अगर आपका पेमेंट थोड़ा भी फ्लक्चुएशन में रहा तो ईबीआरसी नहीं निकलेगी। तो पहले वो थोड़ा देख लेना, इसके लिए बैंक की सपोर्ट चाहिए, फिर आपकी बैंकिंग सिस्टम की थोड़ी बहुत समझ होना चाहिए।
तो ना बैंक वाले भी बेवकूफ़ बना सकते हैं, या प्रोसेस थोड़ा बहुत ठीक से समझ लीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो हम तो बैठे हैं, हमसे तो बिल्कुल ही पूछ सकते हो। इसके बाद आता है पोस्ट एक्सपोर्ट कंप्लायंसेस। अभी हो गया हमारा सारा, एक्सपोर्ट हो गया, पेमेंट आ गया, सब कुछ हो गया, अभी मैं सोने जाऊं? नहीं, आपको क्या करना है, बेनिफिट भी तो लेनी है। आपको जीएसटी का रिफंड है तो ये भी तो चाहिए होगा। तो जब ईबीआरसी निकल के आती है तो फिर आप ये फाइलिंग करोगे कि जो जीएसटी आपने पे किया था उसका रिफंड के लिए डालोगे। उसके साथ ही साथ आप सीए को बोलोगे कि रिफंड डाल दो, और रोड टैप का जो भी बेनिफिट है ये आप अपने सीएचए से भी करा सकते हो, या अपने सीए भी केपेबल इनफ है तो उनको भी आप बता सकते हो कि भैया देखो ये सारे क्लेम्स आपको डालने थे, इसको फाइल कर देना प्लीज़। तो ये सारे जो फाइल पोस्ट रियलाइजेशन होती है, ये सारी चीज़ें फाइनल रिकॉर्ड आप सबमिट कर दोगे तो आपको सारा इंसेंटिव्स यहाँ पे मिलना शुरू हो जाता है। काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है, सर अगर बायर डिफॉल्ट कर गया, मेरा पेमेंट नहीं आया, अगर मुझे इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दिए तो क्या ये चीज़ें मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। देखो क्या होता है ना, हमारे सिर्फ एक्सपोर्ट से मतलब है, हमने एक्सपोर्ट किया, हमारे पैसे आने चाहिए। किसने दिए ये हमारा कोई मतलब नहीं है। अगर बायर ने दिया बहुत अच्छी बात है, अगर बायर ने नहीं दिया, उसने डिफॉल्ट किया, तो मैंने उसके अगेंस्ट मैंने इंश्योरेंस ले रखा था, तो इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दिए, तो क्या मुझे ये रोड टैप या बेनिफिट जो भी इंसेंटिव्स है ये मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, आप बिल्कुल क्लेम कर सकते हो। इसमें एक ही चीज़ है कि पैसे आपको अकाउंट में आ जाना चाहिए। आ गया तो फिर सेटलमेंट दिखा दो, डीजीएफटी से अप्रूवल ले लो, फिर उसके बाद सारे क्लेम्स के लिए आप डाल देना और आपका रिकॉर्ड एकदम क्लियर हो जाता है। और फिर ये रिकॉर्ड जो भी आपका बैंक का डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपको इकट्ठा करना है, इकट्ठा करके एक फाइल करके मिनिमम 5 साल के लिए संभाल के रख दो। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। ये पूरी एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स है। अगर आप एक मर्चेंट ट्रेडर हो तो मुझे लगता है कि आप थोड़ी बहुत समझ चुके हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है। अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में काफ़ी चैलेंजेस है, लगता है कि बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं समझ में आता, या मुझे करने के लिए नहीं होगा क्योंकि अभी मुझे प्रोक्योरमेंट भी संभालनी है, काफ़ी लोगों का ना सांस इधर ही फूल जाता है ये दो चीज़ों में। एक तो प्रोक्योरमेंट में, मटेरियल अरेंज करने में, अग्रीमेंट्स करने में, सप्लायर की तरफ मैनेज करने में, बायर तक तो वो जाते भी नहीं है। एक बार बायर के पास गए, ऑर्डर मिल गया, फिर सप्लायर के पास अटक जाता है, फिर दूसरा बायर के लिए, फिर अगले ज़माने में। तो क्या होता है ना, ये चीज़ें थोड़ी दिक्कत आ जाती है। अगर आपका पहिया हर बार घूमता नहीं है, अगर आपकी गाड़ी के सारे पहिए एक बार घूम नहीं रहे इकट्ठे, तो फिर गाड़ी ज़्यादा दूर नहीं जाएगी, या गाड़ी कहीं नहीं जाएगी। 2 पहिए आगे घूम रहे, 2 पहिए पीछे घूम रहे हैं, तो गाड़ी वहीं पे वहीं खड़ी हो जाएगी। तो आपको देखना होगा कि अगर ये चीज़ें आप संभाल सकते हो, सारी ऑपरेशन आप खुद मैनेज कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, आप करो। अगर कहीं पे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो हम हैं। नहीं सर मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि मेरा तो ज़्यादातर सप्लायर, प्रोडक्ट, क्वालिटी चेक्स, पैकेजिंग, धोखाधड़ी ज़्यादा होती है, तो रेपुटेशन मेंटेन करना होता है, ये सारी चीज़ें मेरे पे जिम्मेदारी है, तो मैं अकेला ही कर रहा हूँ और बाकी सारी चीज़ें मैं कर नहीं पाऊँगा। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ से यहाँ तक सारी चीज़ें आप आउटसोर्स कर सकते हो। किसको? हमें कर सकते हो। हम पूरी एक्सपोर्ट डिवीजन आप ही के नाम पे सारा एग्जीक्यूट करेंगे। अगर आप चाहते हो कि नहीं आप ही के नाम पे एक्सपोर्ट हो तो हम वो भी कर सकते हैं। नहीं सर मुझे ना क्या है ना, आज के टाइम पे मैं पैसे डाल नहीं सकता, मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं, तो आप ओपन ऑर्डर में काम कर सकते हो। आप मटेरियल ले लो, हमें बेच दो, हम आगे उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। इसकी डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट में डलती रहेगी। रिक्वायरमेंट जाके पार्टिसिपेट करो, बिड करो, फिर जैसे ही होगा उसके कमीशन बेसिस पे आप काम कर लेंगे। नहीं सर मेरे नाम पे एक्सपोर्ट चाहिए क्योंकि मुझे आपके नाम पे एक्सपोर्ट करके मुझे कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, लंबा टाइम मेरा ऐसा नहीं चल सकता, तब आप ये सोच सकते हो कि हाँ ऑनबोर्ड आ सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि सर देखो आप हमारे लिए काम करो, मेरी कंपनी के लिए जो भी एक्सटेंडेड एक्सपोर्ट डिवीजन है उसके हिसाब से आप काम करो, हमारे लिए काम करके हमारे ब्रांड के लिए काम करो। तो हमारी पूरी टीम आपको ये पूरी डिवीजन जो है यहाँ से यहाँ तक, बायर से लेके, अग्रीमेंट से लेके, नेगोशिएशन से लेके, लॉजिस्टिक से लेके, शिपमेंट की कम्युनिकेशन से लेके, सारा सब कुछ हम लोग मैनेज कर देंगे, इंक्लूडिंग बैंक की जो पैसे आने हैं, जाने हैं, रिकॉर्ड फाइल होनी है, ये सारी चीज़ें हम लोग मैनेज कर लेते हैं। थोड़ी बहुत सिग्नेचर्स वगैरह आपको करनी होगी, बाकी सारी चीज़ें हम लोग मैनेज करके आपको दे देंगे। तो ये पूरी प्रोसीजर्स आप कंप्लीटली आउटसोर्स कर सकते हो, जिसमें ऑब्वियसली पीस ऑफ माइंड रहेगा। साथ ही साथ इसमें अगर कोई चैलेंजेस हैं, हमें पता है कि क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, हमारी कोई फिरकी नहीं ले सकता, हमें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, क्योंकि हम लोग काफ़ी पहले बन चुके भी थे, राइट। तो हमें पता है कि लोग क्या खेलते हैं, तो फिर हमें पता है कि उनको कैसे संभालना भी है। वरना क्या होगा कि आप एक बार फिर दोबारा धक्का खाना शुरू होना चाहिए। आपको करना है ना, तो फिर क्या होगा कि आपको हर बार एक नई शुरुआत करने के लिए ना हर बार आपको धोखा खाना है, फिर संभालनी है, तो फिर वरना हमारे चीज़ें हो सकती है कि आप सीख के भी कर सकते हो,
या अपने आप सीखो या हमारे एक्सपीरियंस से सीख के आप काम करना शुरू कर सकते हो। ओवरऑल ये सारी सर्विसेज अवेलेबल है। सिंपल सी बात है कि अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप कर लो। अगर नहीं है, आपको मदद चाहिए होगी। देखो क्या होता है ना, सब कुछ चीज़ें अकेला संभाल नहीं सकता है। सीधी बात ही है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूँ, आप करो, देखो। अगर दिक्कत आती है तब आ जाना, या आपको लगता है पहले से ही सर ये तो 100% मुझे दिक्कत आने वाली है, तो प्लीज़ हेल्प करिए। तो फिर कंपनी का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, बात करके, कॉल करके आप बात कर लो, सारी चीज़ें वहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ये होने के बाद ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाता है, जहाँ पे आप सप्लायर, प्रोडक्ट, कंप्लायंसेस, पैकेजिंग अब संभाल लोगे। हम लोग बाइंग, नेगोशिएशन, लॉजिस्टिक, शिपमेंट, कंसाइनमेंट, बायर सेटिस्फैक्शन, बैंकिंग सिस्टम, सब कुछ चीज़ें हम संभालेंगे। तो ऑटोमेटिकली पूरी बिजनेस प्रॉपरली चलना शुरू हो जाता है। बाकी जो चैलेंजेस आने वाले तो वो तो ऑब्वियसली आएंगे, आप करो या हम करो, राइट। तो इसमें कोई भी चीज़ें आपको चाहिए, आप प्लीज़ कॉल करिए, बात करिए। फिर ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। टेक केयर, बाय बाय।